फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करना और एक बार फिर हाई जैकिंग करना, ये यकीनन ऐसी हैरतनाक कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल नजर आता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसी एक कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसको फलस्तीनी खातून लैला खालिद ने सरअंजाम दिया, जो 9 उम्र में ही आजादी फलस्तीन की अमली जदोजहद का हिस्सा बन गई और फिर वो काम कर दिखाए जिनकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं। दोस्तों, ये 29 अगस्त सन 1969 की बात है जब सफेद लिबास में मलबूस और सन हैट पहने एक 25 साला खातून रोम के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 की मुंतजिर थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी और हॉलीवुड अदाकारा RD हैब की तरह नजर आने वाली ये नौजवान खातून एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठे हुए एक दूसरे शख्स सलीम ईसावी को नहीं पहचानती। सलीम ईसावी दरहकीकत फलस्तीन की आजादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट के अहम रुकन थे। लैला और इनके साथी ईसावी ने दानिस्ता तौर पर फर्स्ट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थी ताकि इन्हें तैयारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। तैयारे के अंदर लैला खालिद और सलीम ईसावी की सीटें आसपास थी। एयर होस्टेस ने लैला को काफी और ईसावी को बियर पेश की, लेकिन एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला ने एयर होस्टेस को बताया कि इन्हें ठंड महसूस हो रही है और इनके पेट में दर्द है, लिहाजा इन्हें एक इजाफी कंबल दिया जाए। जैसे ही कंबल मिल गया तो लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिए ताकि बवक्ते जरूरत इन तक आसानी से पहुंचा जा सके। अपने एक इंटरव्यू में लैला खालिद बताती हैं कि जैसे ही तैयारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गए और उनके पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। इसी दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चीखी और मेरी कमर में फंसी पिस्तौल मेरी पतलून के अंदर से फिसलकर तैयारे के फर्श पर जा गिरी। मैंने और ईसावी ने चीख कर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान को तैयारे की अकबी साइड पर मौजूद इकोनॉमी क्लास में चले जाएं। दोस्तों, वाज़ेह है कि इस हाई जैकिंग में लैला खालिद को पायलट और फिजाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने का किरदार दिया गया था। इब्तिदा में लैला ने पायलट से तैयारे को इसराइल के लूद एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए कहा, जिसे अब डेविड बेन गोरियन एयरपोर्ट कहते हैं। जैसे ही तैयारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, इसके साथ साथ इसराइली फौज के 3 महराज तैयारे परवाज करने लगे और जंगी तैयारों को देखकर मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। उनका ख्याल था कि इसराइली फिजाइया इनके तैयारे को मार गिराएगी, लिहाजा लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि अब आप हमें फ्लाइट TWA 840 की बजाय PFLP यानी फ्री अरब फलस्तीन के नाम से पुकारेंगे। तैयारे के पायलट ने पहले लैला की हिदायत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लैला ने उसे अपना दस्ती बम दिखाया तो उन्होंने हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। जब जहाज लूद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा तो नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक हाई जैकरों से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को तैयारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो मुझे मेरी जाए पैदाइश हैफा के ऊपर से ले जाए। लैला खालिद ने अपनी आप बीती में लिखा कि जब मैंने फलस्तीन को ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं किसी मुहिम का हिस्सा हूं। मेरे दिल में ये हुक उठी कि मैं अपनी दादी, अपनी फूफियों और वहां मौजूद हर फर्द को पुकार कर कहूं कि हम वापस आ रहे हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ईसावी ने तैयारे के कॉकपिट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और उसे उड़ा दिया, क्योंकि उनके बकौल फलस्तीनी अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो रागिब करने का यह सबसे मुअस्सर तरीका था। दोस्तों, इस वाक़े के बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, रुखसारों, आंखों और मुंह की 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि इनकी शक्ल सूरत बदली जा सके और वो दूसरी हाई जैकिंग के लिए तैयार हो सके। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लबनान से यूरोप का रुख किया और 4 सितंबर को जर्मनी के स्टटगार्ट में उन्होंने पैट्रिक एर्गिलो से मुलाकात की, जो अगली हाई जैकिंग में इनके हमरा जाने वाले थे। लेकिन ये दोनों पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों स्टटगार्ट से न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ एम्स्टरडैम गए थे। एम्स्टरडैम में ये दोनों इसराइली एयरलाइंस की परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हाई जैकिंग की मंसूबाबंदी करते हुए यह फैसला किया गया था कि इस परवाज के अगवा में 2 से ज्यादा अफराद की जरूरत होगी, क्योंकि उस तैयारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं और तैयारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है। इस बार लैला खालिद और इनके साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। लैला खालिद ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि आर्ग्यूलो को पता था कि उसे क्या करना है और मैं जानती थी कि मैंने क्या करना है और हमारे पास अपने हथियार थे। मेरे पास 2 दस्ती बम थे, जबकि पैट्रिक के पास भी एक हैंड ग्रेनेड था। मैंने बहुत छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और मैंने उसी स्कर्ट के अंदर सारे नक्शे छुपा रखे थे। मंसूबे के तहत जब लैला खालिद कॉकपिट की तरफ भागी तो पायलट ने पहले उसका दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था।
لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے دونوں ہینڈ گرنیڈز نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی، جس کو دیکھتے ہوئے پیٹرک نے جوابی فائر کیے اور اس دوران پیٹرک کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کیا اور لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ لیلا خالد نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پل نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے، سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان کو متنبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہ کھولا گیا تو میں جہاز کو اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا اور کچھ لمحوں بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اور بدقسمتی سے ہم اس مشن میں ناکام ہو گئے۔ لیکن ہماری ان کوششوں نے فلسطین کی آواز کو بہت بلند کر دیا تھا۔ دوستوں، اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا اور لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ لیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 28 دن تک قید میں رہی، جس کے بعد سابق برطانوی وزیر اعظم ایڈون ہیتھ نے فلسطین لبریشن فرنٹ کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ لیلا خالد کی کہانی کئی دہائیوں بعد ایک بار پھر برطانوی میڈیا میں گردش کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ کسی نے برطانوی لیبر پارٹی کے سرکردہ رہنما جرمی کوربن کی ایک تصویر ڈھونڈ نکالی ہے، جس میں وہ لیلا خالد کے ساتھ ایک ریلی میں نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ 2002 کی بات ہے، جب لندن میں فلسطین کے حق میں نکالی گئی ایک ریلی میں جرمن کوربن نے خطاب کیا تھا اور اسی ریلی میں لیلا خالد کو بھی خطاب کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اپنے خطاب کے دوران لیلا خالد نے اسرائیل پر فلسطینی جھنڈا لہرانے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ جرمی کوربن نے بھی فلسطین پر ہونے والے مظالم کے جواب میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری